नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। क्या बटेंगे तो कटेंगे की काट, जुड़ेंगे तो जीतेंगे से निकलेगी। जी हां, यूपी में अब सियासी युद्ध पोस्टर वॉर में तब्दील हो चुका है। विपक्ष सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की काट खोजते खोजते जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर आ गया है, क्योंकि 13 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में योगी और अखिलेश के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई। अखिलेश यादव पोस्टर से प्रहार कर रहे हैं तो सीएम योगी ने आज यूपी की लड़ाई में पूरी रामायण बता दी। सीएम योगी ने कह दिया, जो बांटने की बात करते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। योगी और अखिलेश के बीच अब आर पार की लड़ाई। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में आया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। योगी का हिंदू कार्ड और अखिलेश का पीडीए वाला दांव। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए जंग जोरदार है। योगी का नारा बनाम अखिलेश यादव का पोस्टर वॉर। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। जी हां, सीएम योगी के इस नारे के बाद यूपी से लेकर जहां जहां चुनाव है, उन राज्यों की राजनीति बदल गई है। लेकिन सीएम योगी के इस नारे को यूपी में अखिलेश यादव ने दिल पे ले लिया है और अब यूपी में शुरू हो गया है जोरदार पोस्टर वॉर। और ये देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी ने योगी के नारे वाले पोस्टर कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में पूरे 5 पोस्टर लगाए हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश, 27 के सत्ताधीश। उत्तर प्रदेश की सियासत में नारे और जुमले पोस्टर वॉर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है और वो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले दूसरे पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा था 27 का सत्ताधीश। ये अखिलेश यादव के जयराम पांडे अहमदाबाद विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, संत कबीर नगर की, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। उसके बाद जो बटेंगे तो कटेंगे के बयान के जवाब में एक और पोस्टर लटकाया गया था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है। और इसी पोस्टर वॉर में एक और पोस्टर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है 9 का संदेश 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव भले ही 9 सीटों पर होना हो, लेकिन यूपी से निकले नारे और जुमले देश की सियासत में रंग भर रहे हैं, सियासत में एक नई हवा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे नारे का जवाब देने में जुट गई है। और अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज किया है जिस पर लिखा है कि जिसका नजरिया जैसा उसका नारा वैसा। इसके लिए अखिलेश यादव ने दोनों पोस्टर लगा दिए हैं।
एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाला और दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे ही कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला पोस्टर आया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नई जंग छिड़ गई। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम योगी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीएम योगी और बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाज को बांट रहे हैं। जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। और अब यूपी में बांटने, काटने और जोड़ने की राजनीति जोरदार चल रही है। यूपी की चुनावी लड़ाई फिर से धर्म बनाम जाति पर ही टिकी है। यूपी में करीब 80% हिंदू आबादी है। बीजेपी जानती है कि अगर इसमें 50% का साथ भी मिल गया तो चुनाव में जीत की गारंटी है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटखनी दी है, ऐसे में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में करीब 80% आबादी आती है और अखिलेश को लगता है कि ये चला तो जीत पक्की है। मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस, और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे 13 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, यूपी में बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे की लड़ाई और तेज होने वाली है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा आया। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है सिर्फ पोस्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये नफरत की राजनीति करने वालों पर सकारात्मक प्रहार है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। उपचुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है? 13 रिजल्ट आने वाला है। 13 तारीख को मतदान है। हम सभी सीटों पर जीतेंगे।
नहीं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सकारात्मक बात है। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं। और खासतौर से जो पीडीए समाज है, जो लगातार उपेक्षित रहा है, जिसके आरक्षण छीने गए, जाति के आधार पर जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, या हम ये कहें कि धार्मिक तौर पर भी पीछे हो गए, उनको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो सम्मान पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे, और जुड़ेंगे तो सरकार में हिस्सेदारी पाएंगे। तो जोड़ करके समाज को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज वो इस तरह की बात करते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि शिवपाल जी ने तो ये भी कह दिया जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो पिटेंगे। भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्रभक्त भी होगा, और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो दलितों का आरक्षण छीन ले, पिछड़ों का आरक्षण छीन ले? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो अपनी पुलिस से निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कराए? तो जात के आधार पे, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाला आदमी राम भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शायद भगवान राम की नगरी ने 2024 में साफ साफ संदेश दिया है दुनिया को कि राम के रास्ते पर कौन है और राम के नाम पर लूट, भ्रष्टाचार और अन्याय कौन कर रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश ब्यूरो के चीफ भी हैं हमारे। अभिषेक, मतलब सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब बटेंगे तो कटेंगे, तो उसी का जवाब देते हुए इधर से आते हैं, जीतेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीएम कह रहे हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मतलब पूरा जो नैरेटिव है चुनाव का वो इसी बात पर है कि जाति के आधार पर बीजेपी कह रही है मत बटिए, इधर से इनका कहना है कि आइए जुड़िए हमारे साथ और हमको जिताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से 2024 का जो पार्लियामेंट हुआ था और उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो फॉर्मूला था उसने काम किया, उसका जवाब, उसका काट ढूंढा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जब उन्होंने एक बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप इसके बाद देखिए एक एक करके सबने इसको एंडोर्स कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, आरएसएस की मथुरा में बैठक हुई, वहां भी इस बात को एंडोर्स किया गया कि इसमें एका का भाव है इस नारे में। लेकिन समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर इस नारे के बाद, इस टैगलाइन के बाद थोड़ी विचलित जरूर हुई, और तभी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का काट ढूंढना शुरू किया। अखिलेश यादव ने पहले कहा कि अगर बटेंगे तो पिटोगे, ये पहली लाइन आई, और आज उन्होंने दूसरी लाइन उनकी पार्टी की तरफ से आई, या यूं कह ले उनके नेताओं की तरफ से आई कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पूरा नैरेटिव इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है। अभी जो उपचुनाव होने हैं, ये सबसे पहले इसका एक लिटमस टेस्ट अभी हो जाएगा कि क्या ये नारा काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि ये नारा काम कर रहा है, और अगर आप देखें तो हरियाणा में सफल हुआ है, और उम्मीद है कि बीजेपी को लगता है कि यहाँ भी ये सफल होगा। बिल्कुल, और हरियाणा में ही पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, और वहां पर लिटमस टेस्ट बीजेपी के लिए माना जा रहा था, और वहां पर मिली जीत से काफी बीजेपी को लगता है कि ये नारा हमारे लिए काम करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस खबर के लिए, जानकारी के लिए। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सिर्फ यूपी तक नहीं रह गया है, बल्कि जिस जिस राज्य में चुनाव है बीजेपी इस नारे की एक तरह से ब्रांडिंग कर रही है। पीएम मोदी ने भी गुजरात में एकता की बात करते हुए कहा, एक है तो सेफ है, ये नारा दे दिया। पूरा विपक्ष इस वक्त बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट निकालने में जुटा है। अखिलेश कहते हैं ये किसी लैब में तैयार किया हुआ नारा है, जिसे सेट समझकर, सही समझकर सीएम योगी से ही बुलवाया गया है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की पूरी सच्चाई क्या है, देखिए स्पेशल। 26 अगस्त
ये वो तारीख है जब सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लॉन्च किया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। इस नारे का मतलब यही है कि हिंदू बटे न और बीजेपी का वोट कटे न। और बीजेपी का ये नारा हरियाणा में काम कर गया। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इस नारे ने बीजेपी का वोट बंटने नहीं दिया और नतीजा ये निकला, बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल कर ली। लेकिन यूपी में इस नारे को लेकर सियासी महाभारत छिड़ी है। बटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा, बटिए मत। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और अब इस नारे को बीजेपी चुनावों में जीत की गारंटी के तौर पर देख रही है और विपक्ष इसकी काट ढूंढने में लगा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा रुक नहीं रहा। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर एकता की बात कही, लेकिन सबको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और उनका संदेश क्या था। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा, और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देश में बहुत तेजी के साथ एक साजिशी सिंडिकेट सक्रिय है, और ये साजिशी सिंडिकेट कहीं से सुपारी लेता है और कहीं पर जो है वो सरौता चलाता है। तो उनकी सुपारी और सरौता भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की और इस सरकार की और इस समय की जो सोच है और शक्ति है उससे कुंद पड़ गया है। अब नारे की जड़ में पहुंचते हैं। आखिर ये नारा क्यों निकला? तो आपको बता दें कि जब इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना की बात कही तो बीजेपी ने इसकी काट ढूंढने के लिए इस नारे का प्रयोग किया। और सहयोग देखिए, अब ये नारा यूपी से हरियाणा और हरियाणा से महाराष्ट्र तक चल रहा है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं।
तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर जोड़ेंगे और किसी नाम से जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना। उधर महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी भी नबी के नाम पर मुसलमानों से एकजुट होने की नसीहत दे रही है। आप सोचिएगा कि ये सही मानों में मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज भी जातीय जनगणना की बात पर अड़े हुए हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से एक ही फॉर्मूले पर चली है, बांटो और सत्ता पाओ। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और ये काम मिलकर होगा और ये काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। तो अब सियासत में खुलकर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने की बात कह रही है, तो विपक्ष दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने की बात कह रहा है। इसलिए टक्कर आर पार की चल रही है। आज तक ब्यूरो। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। यहां एक नई महाभारत शुरू हुई है, वो जरा आपको बताते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उम्मीदवार शायना एनसी ने उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। अरविंद सावंत ने एक बयान में शायना एनसी के लिए इंपोर्टेड माल शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब शायना एनसी बुरी तरह से भड़की हुई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अरविंद सावंत के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद सावंत ने शायना एनसी का अपमान किया है। इंपोर्टेड माल नहीं चलता। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में एक नया बवाल खड़ा हुआ है। ये महाविनाश अघाड़ी, जिनकी नौबत ये आई है कि एक महिला का सम्मान तो छोड़ो, उन्होंने मुझे एक आइटम बुलाया है, एक इंपोर्टेड माल। मैं कोई माल नहीं। जी हाँ, बवाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उम्मीदवार शायना एनसी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत के बीच। शायना एनसी ने अरविंद सावंत पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जब अरविंद सावंत से शायना एनसी के चुनाव लड़ने पर सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता, ओरिजिनल माल चलता है। और इसके बाद शुरू हो गया महिलाओं के अपमान वाला युद्ध। जवाब में शायना एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं महिला हूँ, माल नहीं। इसके बाद ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि शायना एनसी थाने तक पहुंच जाती हैं। की हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से, क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी, क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। शायना एनसी ने मुंबई के नागपाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब अरविंद सावंत सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहीं भी शायना एनसी का नाम नहीं लिया।
सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ, और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। जिंदगी में मैं आज नहीं हूँ राजनीति में, 55 साल से राजनीति में हूँ, शिवसेना पार्टी के साथ हूँ। अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ओरिजिनल शिवसेना उसके साथ में पैदा हुआ हूँ, उसके साथ भी रहूंगा। जिंदगी में कभी मैंने अवमान नहीं किया। मैं जिस क्षेत्र में काम करता था वहाँ तो महिलाओं की बहुत बड़ी मात्रा में संख्या थी, वहाँ हमने कभी जिंदगी में किया नहीं। रही बात जो बात मैंने की है ना, मैं उनका नाम लिया है, आप बाइट दोबारा बताना, आधी बात नहीं बताना। मैंने अपने कैंडिडेट को भी वही बोला है, ये ओरिजिनल माल है। तो क्यों, उसका मतलब क्या होता है? गुड्स इन इंग्लिश। तो आपको क्यों लगा? अच्छा 29 को हुआ, 1 तारीख को कैसे याद आ गया? आपको बता दें कि शाइना कुछ दिन पहले तक बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता हुआ करती थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होकर मुंबई की मुंब्रा देवी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शाइना का मुकाबला मुंब्रा देवी सीट पर कांग्रेस के अमीन पटेल से है। 2009 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में शिंदे की शिवसेना ने शाइना को उतार कर बड़ा दांव लगाया। क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए अरविंद सावंत के बयान पर बीजेपी और शिवसेना एक साथ बिफर पड़ी है। मैं बहुत दुखित हूं इससे, बहुत मुझे पीड़ा हुई है। मैंने यही टीवी पर देखा जो उनका कमेंट था। इट इज नॉट ओनली स्कैंडलस, इट इज शेमफुल, इट इज कंडेम्नेबल। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। विरोधियों को अगर आप देखोगे तो उनको महिला सक्षम नहीं चाहिए। कल ही अरविंद सावंत जी ने हमारे जो उम्मीदवार है शाइना एनसी, उनके बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की। उनको कहा कि इम्पोर्टेड माल, मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं के विरोध में इनका धोरण है, और महिलाओं को हमेशा इस तरीके से नीचे बिलो द बेल्ट बोलना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो महिला विरोधी है। शाइना एनसी मुंबई की पूर्व मेयर नाना चुडासमा की बेटी है। भारतीय फैशन इंडस्ट्री में भी शाइना ने एक मुकाम हासिल किया है। वो 54 अलग अलग तरीकों से साड़ी पहनने के लिए मशहूर हैं। इसके लिए उन्हें क्वीन ऑफ ड्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम सबसे तेज साड़ी पहनने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज है। उन्होंने साल 2004 में राजनीति में कदम रखा। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र इकाई की कोषाध्यक्ष भी रह चुकी है। वो अपनी चैरिटी, फैशन शो और 2 एनजीओ आई लव मुंबई और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए सामाजिक कार्यों में शामिल रहती हैं और इस बार मुंब्रा देवी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। और भाई आपको सुनवाते हैं, एकनाथ शिंदे ने आज तक के साथ खास बातचीत की है। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत की टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये महिलाओं के बदनाम करने का काम करते हैं। आज ही कोई सांसद ने हमारी शाइना एनसी का अपमान किया है। ये ऐसे लोग हैं जो करते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं। बाला साहब ठाकरे रहते गए तो उनका मुंह ही तोड़ते थे आज, क्योंकि ये राज्य में ये ऐसे बहनाओं का अपमान करने वालों को, ये हमारी बहना लाडली, ये आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे, उनका भट्टा गुल करेंगे। और अब एक वादे की बात, वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा।
ये कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में सीएम डिप्टी सीएम के सामने कहा कि कांग्रेस नेता बेहिसाब चुनावी गारंटियां ना करें, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी तो दे दी, अब पैसे नहीं है और सरकार को एक गारंटी वापस लेनी पड़ रही है। खड़गे ने महाराष्ट्र में भी बजट देखकर ही चुनावी वादे करने की बात कही है। अब कांग्रेस की तरफ से जैसे ही वादा पूरा न कर पाने का कबूलनामा आया, तुरंत बीजेपी ने इसे लपक लिया और पीएम मोदी ने भी खड़गे के बयान पर तंज का तीर मार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि झूठे वादे करना तो आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना असंभव। कांग्रेस ये अब जान चुकी है। तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मतदान के 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और ऐन वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी फटाफट पॉलिटिकल स्कोरिंग में जुट गई। कैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। गारंटियों और असली गारंटियों वाली इसी सियासत में खड़गे ने अब ऐसी सच्ची बात कह दी जो सियासत के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूं तो कर्नाटक के हालात पर बात कर रहे थे, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का जिक्र करके उन्होंने सियासत का सिरा चुनावी राज्य महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि कांग्रेस नेता बिना बजट देखे गारंटी वाले वादे न करें। कर्नाटक में 5 में से 1 गारंटी रद्द करनी पड़ रही है। बिना बजट के वादे करने से दिवालियापन होगा। वादे पूरे नहीं किए तो 10 साल तक सत्ता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में बजट के आधार पर ही वादे करेंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सीमित वादों पर सियासी सलाह तब आई है जब हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक कांग्रेस ने धुआंधार वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उन वादों को पूरा करने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं और कांग्रेस को अपने चुनावी वादे रद्द करने पड़ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? दरअसल चुनावी राजनीति में वायदों की रेवड़ियों वाली रवायत नई नहीं है, लेकिन सत्ता की ललक में जब बेहिसाब वादे होने लगे, सूबों के खजाने सरेंडर करने लगे। मसलन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जबकि 40% बजट केवल वेतन पेंशन पर ही खर्च हो रहा है।
94,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे राज्य पर 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी, जिसे 59,000 करोड़ खर्च करके पूरा करने में राजस्व घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ पार होने का खतरा है। 5 लाख करोड़ के कर्ज से जूझती कर्नाटक सरकार अब चुनावी वादे अधूरे छोड़ रही है और तेलंगाना में 6 गारंटियों को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए चाहिए। मजबूरन कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन और इंदिरम्मा घर जैसे वादे अधूरे छोड़ रही है और इन्हीं चुनावी वादों को अधूरा छोड़ने पर हो रही बदनामी का अंदाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है और महाराष्ट्र में बेसिर पैर के वादे करने की बजाय जमीनी हकीकत और खजाने का ख्याल रखते हुए चुनावी गारंटियां देने की बात कही है। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते इसी खबर पर हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, इस मुद्दे को लेकर पीएम ने कई बार चर्चा की, उन्होंने अक्सर कांग्रेस पार्टी को घेरा है, लेकिन जब कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद ही कह रहे हैं कि भाई आप लोग सोच समझकर वादे किए पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में पीएम ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनाया क्योंकि कर्नाटक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा कि सोच समझकर जो है वो गारंटियों की घोषणा कीजिए, नहीं तो कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाती और महाराष्ट्र को भी इस तरीके से करना चाहिए, वो घोषणाएं करनी चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ही अपनी राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठाए, अपनी पार्टी की घोषणाओं पर सवाल उठाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रहार करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं तो वो फ्रंट फुट पर आकर राजनीति करते हैं और आज उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि चाहे कर्नाटक हो या तेलंगाना या हिमाचल में जिस तरीके की प्रॉमिसेस वादे करके सरकार गई थी, जिन योजनाओं के लिए वो पूरे नहीं हो पाई हैं उनका, और कहीं ना कहीं उन योजनाओं को पूरा नहीं किया गया। और हिमाचल का उन्होंने स्पेशल जिक्र किया, हिमाचल में सरकार के अधिकारियों को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अच्छी स्कीमें उनको भी वापस लिया जा रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है, अगर आप उनको बिना सोचे समझे वोट दे रहे हैं, उनके वादों पर वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस अगर शासन में आती है तो इसी तरीके से देखने को मिलता है। वो अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर दिखता है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ होती है और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चौपट किया जा सकता है, ये कांग्रेस के राजनीति में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और राजनीति में देखिए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के ही बयान को कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ हथियार बना दिया और महाराष्ट्र के चुनाव में उतार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए। और अब आइए बात करते हैं हेमंत सोरेन की। झारखंड में चुनाव है और सीएम हेमंत सोरेन उम्र विवाद में फंस गए हैं। हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो हलफनामा दिया, उसमें उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई। 2019 में जब हलफनामा दिया तब उनकी उम्र थी 42 साल। ऐसे में 5 साल 2024 में बढ़कर 47 होनी चाहिए थी उनकी उम्र, लेकिन इस साल के हलफनामे में उन्होंने उम्र लिखी है 49 ईयर्स। उम्र विवाद पर बीजेपी ने बड़े ही रोचक अंदाज में चुटकी ली। पहले सुनिए, झारखंड के प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने का मांग उठी है। किसका? हेमंत सोरेन का। नहीं, मैं तो मानता हूँ नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता इसको हरवाना चाहिए। और अब बात दिल्ली में दिवाली पर डबल मर्डर की। जब पूरी दिल्ली दिवाली मनाने में व्यस्त थी, उसी वक्त शादरा के फर्श बाजार इलाके में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दिवाली के वक्त पटाखों के शोर के बीच महज 70,000 रुपए के लिए चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। आइए देखते हैं पैर छूकर डबल मर्डर का क्या है ये किस्सा। दिल्ली में जब लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, हर तरफ खुशियों का माहौल था, तभी दिल्ली के शहादरा में आतिशबाजी के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। फर्श बाजार इलाके की बिहारी कॉलोनी की एक तंग गली में देखिए कैसे डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया।
दिवाली की रात शाहदरा में 70,000 रुपए के लिए अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया। हैरानी की बात है कि एक आरोपी तो नाबालिग है। वारदात 31 अक्टूबर को रात 8:30 बजे हुई। फायरिंग जिन पर हुई वो पिता, बेटे और भतीजे हैं। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। देखिए कैसे हमलावरों ने पहले आकाश के पांव छुए और फिर गोली चला दी। जिस वक्त फायरिंग की वारदात हुई, आकाश अपने बेटे और भतीजे के साथ आतिशबाजी कर रहे थे। गोली लगने से आकाश और उनके भतीजे 16 साल के ऋषभ शर्मा की मौत हो गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो पूरा वाकया है, ये तमाम जो सीसीटीवी आप कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं, जो पीड़ित आकाश ने ही अपने घर के बाहर लगवा रखे थे, इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैमरा वो सामने वाला है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है। उस वक्त तकरीबन रात के 8:25 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ मौजूद थे। दोनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना था और पजामा सफेद रंग का पहना था। एक जैसा ड्रेस दोनों का था। दोनों यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर एक लंबी लड़ी बिछा रखी थी आकाश ने, जिसमें वो ठीक इस जगह पर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। पहले वारदात का पूरा सीक्वेंस समझिए। 40 साल के आकाश नाम के शख्स घर के बाहर बेटे और भतीजे के साथ पटाखे छोड़ा रहे थे। अब तक सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक स्कूटी पर 2 हमलावर आते हैं। एक हमलावर स्कूटी पर बैठा है जबकि दूसरा नीचे उतरता है और इसके बाद एक हमलावर आकाश के पैर छूने के लिए झुकता हुआ दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच बात होती दिखती है। इसके बाद आकाश वापस अपने घर के दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं और तभी एक हमलावर अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है। आकाश को अब तक भी खतरे का एहसास नहीं होता, लेकिन इसके बाद हमलावर भागकर आकाश के घर के अंदर पहुंचता है और अपने हाथ में मौजूद पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद आकाश वहीं गिर जाते हैं। एक बार फिर देखिए कैसे आकाश को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। इसके बाद हमलावर बाहर की तरफ भागता है। आकाश का भतीजा हमलावर को पकड़ने के लिए भागता है और इसी दौरान हमलावर आकाश के बेटे और भतीजे को भी गोली मार देता है। वहां मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और क्रिश, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और क्रिश की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं। वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है क्रिश की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं। और भाई आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में दिवाली मनाई जा रही है। तो चलिए चलते चलते देखिए कैसे मुंबई में सेलिब्रिटीज अपने अंदाज में दिवाली मना रहे हैं।